नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया था। यह पार्ट 2 वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया का। जो शेष रह गई रासायनिक अभिक्रियाएं, उनका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे अभिक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात सीधे साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या निष्कासन होता है, अर्थात ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है, साथ में सह उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो सीधे से स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर प्लस ऊष्मा लगी हो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है 2SO2 + O2, तीर का निशान बना है SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, और उसके साथ भी ऊष्मा बाहर निकली है। तो ऊष्मा बाहर निकलना या उत्सर्जित होना ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो ऊष्मा का यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, मात्रक का। जैसे मात्रक जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? तो ऊष्मा का मापन या मात्रक जो होता है वो किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, और सामान्यतः इसको जूल में भी हम उल्लेखित भी कर सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक विशेष बात है दोस्तों जो ध्यान रखने योग्य है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है वह अभिक्रिया ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अर्थात हम स्पष्ट से शब्दों में कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी ऊष्मा बाहर निकलती है। जी हाँ दोस्तों, सरल से शब्दों में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होता है, साथ में ऊष्मा अवशोषित होती है, और इसी कारण इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन आयोडाइड का। जैसे HI की अभिक्रिया देखें हम तो उसमें H2 + I2 बनता है, और साथ में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऊष्मा अवशोषित होना ही क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा अवशोषित होना ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। अगली अभिक्रिया का हम जिक्र करते हैं, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, नाम से स्पष्ट होता है कि विस्थापन क्या है। विस्थापन एक स्थान का परिवर्तित होना। स्थान किसका परिवर्तित होगा? जो अभिकारक है उसमें जो क्रिया कर रहा है उसमें से किसी भी पदार्थ का, यानी उस पदार्थ को हम तत्व, आयन, अणु, परमाणु आदि से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो उसमें यानी एक स्थान का विस्थापन होना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा के तौर पर हम देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के तत्व या मूलक द्वारा दूसरे अभिकारक के तत्व या मूलक को वहाँ से हटा देना और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाना, ये मुख्य बात है दोस्तों। स्वयं जुड़ जाना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 + Fe, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर आयरन की कील डाल दी जाए तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर वहाँ से विस्थापित हो जाता है। अर्थात कॉपर का बाहर निकलना क्या कहलाता है? कॉपर का बाहर निकलना ही, या यूं कहें कि विस्थापित होना ही विस्थापन कहलाता है। इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया देखें, यानी इसमें एक उदाहरण और दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर जिंक के साथ करवाई जाए तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर दोस्तों बाहर आ जाता है। तो कॉपर का बाहर आना या विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर भी स्पष्ट कर सकते हैं।
सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि तत्वों को क्रम से व्यवस्थित किया होता है। तो वहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से विस्थापित कर देता है, यानी विलयन से स्थानांतरित कर देता है। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या विलयन से स्थानांतरित कर देता है, तो उसी कारण उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों से हम समझें, यहाँ पर कॉपर सल्फेट और आयरन की क्रिया हो रही है, तो कह सकते हैं हम दोस्तों कि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी कॉपर का स्थान परिवर्तित कर देता है। नीचे वाली अभिक्रिया में देखें तो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है, कॉपर है वो कम क्रियाशील है। जिंक यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देता है या उसका स्थान बदल देता है। तो अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया परिभाषा में देखें तो लंबी है, लेकिन सीधे से शब्दों में बात करें हम तो सीधा सा कह सकते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होना ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी अगर अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के एक अभिकारक के कोई भी तत्व, आयन, परमाणु या आयनों का समूह है, तत्व या परमाणु या आयनों का अगर समूह है, दूसरे तत्व, परमाणु या आयनों के समूह को विस्थापित कर देता है, तो वह दो स्थान परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए उसमें आयनों का आदान प्रदान हम कह सकते हैं और वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दूसरी परिभाषा के तौर पर हम देखें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के दो तत्व या मूलकों द्वारा दूसरे अभिकारक के दो तत्व या मूलकों को वहाँ से हटा देना और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाना, या दोस्तों स्वयं जुड़ जाना, वही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करें AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया अगर पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाई जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, साथ में सिल्वर क्लोराइड बनता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम देखें तो AgNO3 में यानी किसका स्थान परिवर्तित हो रहा है, AgNO3 में Ag क्लोरीन के साथ जुड़ता है, जबकि पोटेशियम जो होता है वो Ag का स्थान ले लेता है। इसी तरीके से आगे वाली अभिक्रिया में हम देखें कि कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाए तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट होता है कि सिर्फ और सिर्फ द्विविस्थापन में दो स्थान पर आयनों का आदान प्रदान होता है और इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। जी हाँ दोस्तों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि यह अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद तो बनता है लेकिन वापिस उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, इसीलिए इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको हम यूँ बोलें कि अगर कोयले को जलाया जाए या लकड़ी को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, या यूँ कहते हैं कि राख बनती है। तो राख तो बन गई, वो तो उत्पाद बना है। अब वापिस राख से हम लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी वापिस उत्पाद से हम अभिकारक नहीं बना सकते, इसीलिए इसे एक दिशा में चलने के कारण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक उदाहरण और दिया हुआ है कि मीथेन की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के रूप में बनती है। मुख्य बात क्या है दोस्तों, विशेष बात है कि अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे कम होगी इस अभिक्रिया में धीरे धीरे यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यानी एक साइड में अभिकारक कम होते जाएंगे तो उत्पाद बनते जाएंगे, और इस अभिक्रिया को सामान्य तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगली अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब ये अनुत्क्रमणीय की विपरीत अभिक्रिया है। जैसे देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद वापिस क्या बना लाता है, अभिकारक बना लेता है, और वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो दोस्तों, ये दोनों दिशाओं में चलने वाली हो गई। अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएगा, उत्पाद वापिस क्या बना लेगा, अभिकारक। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे देखो, नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया से वापस हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाया जा सकता है। विशेष बात देखो दोस्तों, इसमें
इसमें जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके बीच में अर्ध चिन्ह, जो ये है अर्ध चिन्ह का निशान लगाया जाता है, जो विशेष बात है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहली का नाम है अगर अभिक्रिया। सीधा नाम से स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि आगे जाएगी। आगे का मतलब यानी अभिकारक से उत्पाद का ही निर्माण होगा, और अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, वह अगर अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे देखो दोस्तों, A+B अभिकारक है, जिससे बना क्या है, CD उत्पाद बना है, तो अभिकारक से उत्पाद बनना अगर अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी प्रतीत अभिक्रिया। प्रतीत का मतलब नाम से स्पष्ट होता है कि वापिस विपरीत हो जाएगी। अगर के प्रतीत क्या होता है, विपरीत। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से वापिस अभिकारक का निर्माण हो जाता है। यानी पहली अभिक्रिया में क्या बना, उत्पाद CD बना, और CD से वापिस क्या बन गया, AB अभिकारक बन गया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उत्पाद से वापिस अभिकारक का निर्माण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतीत अभिक्रिया या प्रतीत उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखो दोस्तों, विशेष बात, हमारे शरीर में रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो CO2 और O2 यानी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है या वहन करता है। तो वह भी एक जैव उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। आगे देखो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली का नाम है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र का मतलब यानी तेजी से संपन्न होती है। नाम से स्पष्ट होता है कि तीव्र क्या है, जल्दी संपन्न होने वाली या पूर्ण होने में समय कम लगे। तो देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारकों को मिलाने पर बहुत तेजी से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, यानी जल्दी संपन्न होने वाली। इसके उदाहरण है, सामान्यतः प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच अगर हम क्रिया करवाएं तो प्रबल अम्ल और क्षारक को हम मिलाएंगे वही समय लगेगा, बाकी अंदर उसमें बहुत ही कम समय लगेगा। जैसे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, प्रबल क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। दोनों को जैसे ही यानी हम अभिक्रिया मिश्रण में डालते हैं या यूँ कहीं प्रखंड में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। निर्माण होने में बहुत ही कम समय लगता है, और समय का मतलब यह अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाती है, 10⁻⁻10 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तो यानी बहुत ही तीव्र होने वाली अभिक्रिया है। इसी तरीके से देखो, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाए तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर दोस्तों एक नाम आया है श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप यानी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण आ गया। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में पत्ती शेष रह जाती है, पत्ती शेष रहना अवक्षेप होता है। पत्ती शेष रहना जी हाँ दोस्तों, चाय बनाते हैं तो चाय में पत्ती अवक्षेप के रूप में बचती है। इसी तरीके से AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना है। तो अवक्षेप बना है, यहाँ पर एक अभिक्रिया और निकल कर आती है जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया के अंदर कोई भी पदार्थ जम जाता है या नीचे शेष रह जाता है, अवक्षेप के रूप में रह जाता है, वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो चाय बनाने में पत्ती शेष रहती है, वही अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड श्वेत अवक्षेप देता है, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करते हैं मंद अभिक्रिया की। तो तीव्र मंद समझ में आ गया होगा आपके कि तीव्र का मतलब जल्दी संपन्न होना, मंद का मतलब धीरे धीरे, यानी जो ज़्यादा समय ले, मंद गति से हो, धीरे धीरे संपन्न हो, तो वह मंद अभिक्रिया होती है। जैसे देखो दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई वर्ष, कितने ही दिन, कितने घंटे लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है, धीरे धीरे संपन्न होती है। जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया दोस्तों मंद अभिक्रिया का बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। जंग कोई एक दिन में नहीं लगता, जंग लगने में धीरे धीरे समय लगता है। जैसे देखो, लोहा होता है आयरन, जल यानी नमी रहेगी उसके ऊपर, ऑक्सीजन वो वायु के संपर्क में रहेगा तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा। यानी जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3.3H2O। तो जंग लगना भी एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरीके से प्लास्टिक आदि की वस्तुएं देखे होंगे आपने, अपघटित होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है,
तो वह मंद अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड की अगर क्रिया हो रही है तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड बनने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है या अधिक समय लगता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये तो सीधा सा नाम से स्पष्ट है और उस छेपी में हमने पीछे भी इसका जिक्र कर लिया है कि जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो दोस्तों लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया में बनने वाला जो ये जल दोस्तों गलत लिखा गया है, इस अभिक्रिया में बनने वाला लवण जो होता है, इस अभिक्रिया में बनने वाला दोस्तों लवण जो होता है वो उदासीन होता है। ये यहाँ पर दोस्तों जल गलत लिखा हुआ है, इसके स्थान पर नाम आएगा लवण। लवण नाम आएगा और लवण वह होता है जो उदासीन होता है। तो उदासीन लवण प्राप्त होने के कारण ही इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसीलिए इसका नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया रखा गया। उदासीनीकरण कैसे होगा? जैसे ये पिछले उदाहरण में भी हमने देखा है, एक सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाए तो सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है और साथ में एस्टो जल बनता है। सीधा सा स्पष्ट है, बनने वाला जो सोडियम क्लोराइड है वो लवण है और उदासीन है, और उदासीन होने के कारण इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः भाषा में हम कह सकते हैं कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से मैंने बताया है, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखें, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और आगे और भी वीडियो डाले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब किए, ताकि आने वाले वीडियो अच्छी तरीके से आपके सामने आ सके और इसका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकें। और इस चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए और बेल आइकन की भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।